वाइगोस्की पे फटाफट से समझते हैं वाइगोस्की को 2 मिनट के अंदर। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी सामाजिक रचनावादी, यानी ये बच्चे को समाज में सीखने की, ग्रुप में सीखने की, है ना, बात करेंगे। सोशल कल्चरल अप्रोच, सोशियो कल्चरल अप्रोच, सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष, इनकी थियरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, लेकिन इनकी थियरी का नाम जो है वो सोशियो, जैसे पियाजे की थियरी का नाम था कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना, लेकिन इनकी थियरी का नाम कॉग्निटिव डेवलपमेंट ना हो कि इन्होंने भी संज्ञान बच्चे के दिमाग के विकास की बात की, लेकिन ये कह रहे हैं इनकी थियरी है सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष में बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। बहुत कम एज में इनकी डेथ हो गई थी, 34-35 वर्ष में, और लेकिन उन्होंने बहुत एमिनेंट काम किया। इन्होंने देखा जब इनके जो 2 बच्चे थे, जब ये कुछ किचन में या कुछ काम कर रहे होते थे, तो इन्होंने देखा कि वो फटाफट से सीख जाते थे। तो इनका सारा ध्यान इस बात पे कि हम सोसाइटी और कल्चर से, जिस समाज में जिन लोगों में हम रह रहे हैं, बहुत जल्दी से हम सीख जाते हैं। एज मैटर नहीं करती, डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस है, सतत है, चलता रहता है ना। आप एज से पहले भी कुछ सीख सकते हैं, आप अपने से छोटे से भी सीख सकते हैं, बड़े से भी। तो सोशल इंटरेक्शन, SCL, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं इनकी थियरी में। सामाजिक अन्योन्य क्रिया, अंत्यक्रिया, देखिए याद रखिएगा पेपर में अगर इंटरेक्शन की जगह आइसोलेशन आ जाए ना, तो आपको फंसाने के लिए बनाया गया है वो ऑप्शन। आइसोलेशन यानी अलगाव नहीं होता। आइसोलेशन, इन्होंने ये नहीं कहा बच्चे को सोशल आइसोलेशन में रखो, इन्होंने कहा है सोशल इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब होता है बातचीत करे, वो अंतः क्रिया करे, अन्योन्य क्रिया करे समाज में। अब समाज में उसके पीयर्स यानी उसके दोस्त हो सकते हैं, क्लासमेट्स हो सकते हैं। पीयर्स होते हैं आपकी सेम एज के लोग, वो क्लासमेट्स भी हो सकते हैं, आपके बुआ फूफा के बच्चे हो सकते हैं, मतलब कजन्स हो सकते हैं आपके, है ना। तो ये पीयर्स, सोशल इंटरेक्शन, जो भी समाज में अपने से बड़ों से इंटरेक्ट करेगा तो 4 चीजें अच्छी सीखेगा। कुछ लोग बहुत कम उम्र में खाना बनाना सीख जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं वो आसपास करते हुए और इंटरेक्ट करके वो सीख जा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों को बड़े होते भी नहीं आया। कल्चर यानी संस्कृति। संस्कृति, किस संस्कृति में किस तरह की किताबें, किस तरह का कल्चर, किस तरह के कस्टम, क्या त्योहार मना रहे हैं आप, तो संस्कृति से भी क्या आपके यहाँ कहानियां चलती हैं, बहुत कुछ हम सीखते हैं। भाषा बहुत ग्रेटेस्ट टूल है ह्यूमन बीइंग का, इन्होंने कहा है भाषा के माध्यम से हमारा संज्ञान का विकास। तो इनके लिए लैंग्वेज से डेवलपमेंट हो रहा है एक तरह से, या लर्निंग से डेवलपमेंट। हमने कहा ही था कि आपने भाषा सीखी फिर उससे आपका डेवलपमेंट होगा, यानी आपने इंग्लिश सीखी फिर आपने अपना डेवलपमेंट किया, उसका लिटरेचर पढ़ के, उसके इतिहास को पढ़ के, दुनिया भर की चीजें। वाइगोस्कियन लैंग्वेज के बारे में क्या बात है? वाइगोस्की ये मानते हैं कि भाषा जो है वो सोशल इंटरेक्शन से जन्म लेती है। जब आप लोगों में इंटरेक्ट करते हैं, भाषा वैक्यूम में जन्म नहीं ले सकती, ये वैसे भी भाषा वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। वाइगोस्की ने लैंग्वेज को मनुष्य का सबसे बड़ा यंत्र माना है, यानी भाषा के माध्यम से हम अपनी समझ को, हमारे संज्ञान को बहुत हद तक विकसित कर सकते हैं। मैं और आप इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे होते, इतनी दूर से, देश भर से आप लोग देख रहे हैं, अलग अलग जगह से, इतनी रात को हम लोग बैठे हुए, अभी तो रात कहाँ है, 9:30 है। तो अगर हम देखें, हम इंटरेक्ट नहीं कर पाते अगर भाषा नहीं होती, चाहे वो लिखित भाषा हो, चाहे वो मौखिक जो मैं बोल के बात कर रही हूँ, साइन लैंग्वेज की भी बात आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कर रही है ना। तो भाषा जो है बहुत महत्वपूर्ण है, भाषा के माध्यम से हम अपनी समझ को बेहतर करते हैं, है ना। मुझे लगता है कि अगर भाषा नहीं होती तो क्या ही सीख पाते हैं हम, बेसिक चीजें, क्योंकि भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को प्रस्तुत कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। तो भाषा बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है हमारे संज्ञानात्मक विकास में, एज पर वाइगोस्की। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, ये व्यक्ति आपसे छोटा हो, बड़ा हो, टेक्नोलॉजी हो, यूट्यूब हो, कोई भी जो आपसे ज्यादा जानता है उस क्षेत्र में। जैसे CDP में आपको 30 में से 30 आसानी से दिलवा सकती हूँ बहुत सारे लर्नर्स ने, और मेरे को पता है कि मेरी नॉलेज बेहतर है उस चीज में, ठीक है ना। ये क्या हुआ? कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, ऐसा ये प्रूवन चीज है और लाखों लोगों ने किया है। तो अगर मैं देखूं मोर नॉलेजेबल अदर की बात, तो ये क्या है? वो व्यक्ति जो आपसे ज्यादा जानता है, एज में छोटा हो बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता। आप किसी बड़े को भी सिखा सकते हैं, आप अपने दादाजी को फोन चलाना सिखा सकते हैं, तो आप वहां मोर नॉलेजेबल अदर हो गए। आप खुद सीख सकते हैं किसी व्यक्ति से मैथ्स पढ़ना या कुछ भी, ये यूट्यूब से वीडियो से देख रहे हैं, तो वो भी मोर नॉलेजेबल अदर का काम कर रही है वो वीडियो उस समय पे। ये मोर नॉलेजेबल अदर क्या करता है? स्कैफोल्डिंग देता है। ये एक प्रोसेस है, वो एक व्यक्ति या टेक्नोलॉजी है। स्कैफोल्डिंग क्या है? एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, टेम्परेरी हेल्प की। वो हेल्प तब तक मिलेगी जब तक आप खुद से नहीं करना सीख जाते। अच्छा, जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था कि अलमीरा को, एक बच्ची जो अलमीरा खोलती है, पहले उसका हाथ उस अलमीरा तक, उस कबर्ड तक जाता नहीं था, लेकिन अब उसकी हाइट बढ़ गई, अब उसका हाथ उस कबर्ड तक जाता है, अब वो अलमीरा खुद से खोल सकती है। तो इसमें क्या हुआ है? ये स्कैफोल्डिंग है कि ग्रोथ है? तो भाई साहब और बहन जी, ये ग्रोथ है, ठीक है ना। ये क्या है? वृद्धि है, ये स्कैफोल्डिंग नहीं है, क्योंकि स्कैफोल्डिंग टेम्परेरी हेल्प है। किसी ने उस बच्ची को चेयर दे दी होती या सीढ़ी दे दी होती और कहा होता कि अब तुम अलमारी को खोल लो, तो वो हो जाती स्कैफोल्डिंग, टेम्परेरी, अस्थायी मदद। आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, पीछे से कोई पकड़ता है उतनी देर के लिए जब तक आप खुद से नहीं चलाते। जिस सवाल पे आप अटक गए हैं वहां आपको हेल्प मिलना, क्यू मिलना, हिंट मिलना, वो स्कैफोल्डिंग है, ठीक। लेकिन जो हाइट बढ़ी है बच्चे की, वो परमानेंट है भाई, वो ग्रोथ का हिस्सा है। तो ये जो टेम्परेरी हेल्प है, ये स्कैफोल्डिंग टेम्परेरी हेल्प को कहते हैं। वो देगा कौन? मोर नॉलेजेबल अदर। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में ये दी जाती है मदद।
अब ये होता क्या है, इस पे भी आ जाते हैं फटाफट से। देखो ZPD, स्कैफोल्डिंग एंड MQ, एक सवाल एक उससे समझेंगे, फिर हम सीधा कोलबर्ग पे जा रहे हैं और फिर आपका मेजॉरिटी सिलेबस जो है बहुत हद तक हम कहेंगे कि कवर्ड है। चलिए खैर आते हैं, देखते हैं कहानी क्या है, फिर हम ब्रेक लेंगे 10 बजे एक। ZPD क्या है, वो दायरा जिसमें आप किसी काम को करना सीख सकते हैं। जैसे बच्चे के ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी संभावित विकास का क्षेत्र है, आप सीटेट पास कर सकते हैं, ये आपकी संभावना है कि आपका विकास वहां तक हो सकता है। लेकिन कब, जब आपको स्कैफोल्डिंग मिल जाए, मदद मिल जाए, किसके द्वारा, मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा, यानी जो व्यक्ति आपसे ज्यादा जानता हो। आप CDP के लिए मुझे देख रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, बैच लिया आपने, तो क्या कर रहे हैं आप, स्कैफोल्डिंग ले रहे हैं, किससे, जो लोग आपसे ज्यादा जानते हैं उस क्षेत्र में, ठीक है ना, उस फील्ड में। तो ZPD यानी वो दायरा कि जिसके अंदर आपके 20 नंबर आते थे, आप 30 ला सकते हैं। अब कोई है जिसने टीचिंग ट्रेनिंग ही नहीं की, तो भाई उसके दायरे में ही नहीं है, उसको सीटेट क्यों देना है। साइंटिस्ट, मैं कल को कहूं आप साइंटिस्ट बन जाएंगे हेल्प लेके इस क्षेत्र में, नहीं, जो आपके दायरे में है, जो संभावित विकास के क्षेत्र में है। कुछ चीजें होती हैं जो इसके बाहर है, जैसे साइंटिस्ट बनना अगर मैं कहूं तो हम कहेंगे भाई इस क्षेत्र के तो बाहर है अभी के लिए, ठीक। या आप कल को उड़ने लग जाएंगे तो आपके क्षेत्र के बाहर है, उड़ने नहीं लग जाएंगे, आप हेलीकॉप्टर में बैठ के उड़ सकते हैं, वो एक अलग बात है। तो ये आपकी ZPD के बाहर है, यानी संभावना भी नहीं है कि उड़ने तक आपका विकास हो जाए। इसके अंदर वाली जोन के अंदर की जो चीजें वो आपको सिखाई जा सकती हैं। जैसे बच्चे में क्षमता थी साइकिल सीखने की, उसको स्कैफोल्डिंग चाहिए, कौन देगा स्कैफोल्डिंग, पिताजी या कोई भी जो उससे ज्यादा जानता हो, जिसको साइकिल चलानी आती हो, है ना। मैंने गांव में बहुत सारे लोगों को साइकिल चलानी सिखाई थी, क्योंकि सीख ली थी जल्दी। तो अब इसमें क्या हुआ, मैं वहां पे स्कैफोल्डिंग, चाहे वो मेरे से एज में बड़ा हो या बड़ी हो व्यक्ति, उसके लिए मैं MKO बन गई। या आप में से कई लोग होंगे जो मुझसे बड़े होंगे ऑलरेडी, लेकिन यहाँ CDP में मैं मोर नॉलेजेबल अदर का काम कर रही हूँ। प्रोसेस क्या है, स्कैफोल्डिंग दे रही हूँ आपको, जहां आप अटक रहे हैं वहां मदद दे रही हूँ, ठीक। कौन से दायरे में, ZPD में। तो ये व्यक्ति जो देने वाला है, ये मोर नॉलेजेबल अदर कहलाएगा। स्कैफोल्डिंग एक प्रक्रिया है जो दी जा रही है, मदद की प्रक्रिया, लेकिन ये टेम्परेरी है, तब तक दी जाएगी जब तक आप खुद से नहीं कर लेते, है ना। जब आप खुद से करने लग गए, मतलब आपको ये टेम्परेरी हेल्प, टीचर ने हिंट दिया, हाफ सॉल्व प्रॉब्लम दी, क्यों दिया, ये सब क्या है, स्कैफोल्डिंग है। पूरा सॉल्व करके नहीं दे दिया। अच्छा, ये जो ZPD है, ये वो दायरा है, डिफरेंस है बिटवीन जो आप खुद से कर सकते हो और किसी की सहायता से कर सकते हो, उसके बीच के डिफरेंस को ZPD कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बेसिकली चलो कोहलबर्ग पे आ जाते हैं, मैं फिर भी 1 मिनट दे ही देती हूं, क्योंकि मैं इतनी बार ये चीजें बता चुकी हूं। देखो ये 3 सर्कल हैं। सर्कल 1 वो है जहां आपको किसी की मदद की जरूरत होती ही नहीं है, आप खुद से कर लेंगे 15 सवाल। अब आपको 15 सवालों में जरूरत है, वहां पे टॉपिक में गड़बड़ है, वहां आपको हेल्प चाहिए, ये है ZPD। आपकी संभावना है कि आपको हेल्प मिल जाए तो आप यहां तक आपका विकास हो जाएगा। एक इसके बाहर की बात है कि आप ये कहें कि मैं उड़ने लग जाऊं, वो आपके विकास के क्षेत्र के बाहर ही है, वो बिना हेल्प के और हेल्प के दोनों से ही नहीं हो सकता। तो जो ये पहला था, ये था बिना हेल्प के, खुद से जो आप कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, और ZPD है जो आप सहायता के साथ कर सकते हैं। तो ZPD इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट यू कैन डू विद द हेल्प। उन दोनों के बीच का डिफरेंस ZPD है। ये एज इट इज पेपर में पूछ लिया जाता है। तो अगर मैं कहूं कि डू मतलब खुद से कर सकते हो, स्कैफोल्डिंग कहां दी जाएगी, यहां दी जाएगी ना, इस दायरे में। किसके द्वारा, MKO के द्वारा। सिंपल बात। चलिए आ जाते हैं कोहलबर्ग की थियरी पे, फटाफट से समझते हैं। एक क्वेश्चन है जो बहुत कंफ्यूजिंग है कोहलबर्ग। अच्छा, वाइगॉस्की केस में 1-2 चीजें याद रखना, जैसे वो ग्रुप लर्निंग की बात करेंगे, पीयर लर्निंग की बात करेंगे, यानी समूह में जहां भी बच्चा सीख रहा है, मतलब सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, रचनावादी, सामाजिक रचनावादी उपागम है कि वो समाज में एक्टिविटी करके, असिस्टिव लर्निंग, वो इंटरनलाइजेशन की भी बात करते हैं, वो पीयर ट्यूटरिंग की बात करेंगे कि एक दूसरे को सिखा रहे हैं बच्चे, क्लासरूम में ग्रुप में सीख रहे हैं। तो ये सब वाइगॉस्की की ओर इशारा कर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि एक होता है रेसिप्रोकल टीचिंग, यानी बच्चे टीचर से सीख रहे हैं, टीचर बच्चे से, जब आप डाउट पूछ रहे हैं तो टीचर भी आपको बताएगा, फिर डिस्कशन में वो भी कुछ नया सीखेगा। तो ये रेसिप्रोकल टीचिंग भी, असिस्टिव लर्निंग भी, ये सारी बातें वाइगॉस्की से जुड़ी हुई हैं, है ना। चलिए आते हैं कोहलबर्ग। कोहलबर्ग की अगर हम बात करें, कोहलबर्ग सिंपल बात है। ये थियरीज के साथ दिक्कत ये है, मैं बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ूंगी, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जैसे ये थियरी हो रही है उसके बाद हम देखिएगा, स्पीड तो मुझे लगता है अभी भी ठीक ही होगी। कोहलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट की थियरी दी है। इनकी थियरी इंस्पायर्ड थी पियाजे की थियरी से, यानी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। अभी नैतिक विकास क्या होता है, नैतिकता क्या होती है? नैतिकता होती है सही और गलत के कुछ सिद्धांत समाज निर्धारित कर देता है। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि भाई झूठ बोलना गलत बात है, सच बोलना सही बात है। मॉरल डेवलपमेंट की, मॉरल एजुकेशन की आपने बुक पढ़ी होगी, मुझे याद है मैंने 6th क्लास में पढ़ी थी, है ना। और नैतिक शिक्षा हमें तो हिंदी मीडियम में थी वहां बुलंदशहर। अभी वो वीडियो होती है जो मेरा भाई पढ़ता है, वैल्यू एजुकेशन। तो यानी सही और गलत के कुछ सिद्धांत हैं कि इस तरफ जाएंगे तो राइट, ये रॉन्ग, है ना। तो राइट और रॉन्ग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम मॉरलिटी कहते हैं,
के नैतिकता कहते हैं। और इसका विकास कैसे होता है, वो मॉरल डेवलपमेंट है कि सही और गलत का विकास एजेस में, स्टेजेस में होता है, ऐसा कोलबर्ग कह रहे हैं, है ना। तो समझते हैं फटाफट से, देखिएगा। अच्छा, एक दो चीजें और बता दूं मैं आपको। पियाजे का क्रिटिसिज्म क्या होगा, पियाजे का क्रिटिसिज्म ये होगा कि उन्होंने सोशल फैक्टर्स को उतना महत्व नहीं दिया है। और अगर मैं वाइगॉस्की की क्रिटिसिज्म की आलोचना की बात करूं तो वाइगॉस्की की आलोचना यह है कि उन्होंने बायोलॉजिकल फैक्टर्स को, हेरिडिटी को उतना महत्व नहीं दिया जितना सोशल इंटरेक्शन को दिया है। तो ये दो छोटी सी बातें क्रिटिसिज्म में याद रख लेना। कोहलबर्ग की अगर हम बात कर रहे हैं तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। देखो, पियाजे से थियरी इंस्पायर्ड थी, पियाजे की भी एक मॉरल डेवलपमेंट की थियरी, आपके लिए जरूरी नहीं है। तो अगर हम बात करें कोहलबर्ग की, तो कोहलबर्ग इंस्पायर्ड थी इनकी थियरी, लेकिन ऐसा नहीं था कि कॉपीड थी, पियाजे से कॉपीड नहीं थी, इंस्पायर्ड थी। अच्छा, एक चीज इन्होंने बताई है कि कॉग्निटिव मैच्योरिटी, क्योंकि पियाजे की थियरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की है, उसके आधार पर उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की थियरी बनाई, और उस मॉरल डेवलपमेंट की थियरी के आधार पर या उसको महत्व देते हुए इंस्पायर होकर के इन्होंने ये वाली मॉरल डेवलपमेंट की थियरी बनाई। समझ आ रहा है, गोल गोल घूम गए क्या। अच्छा, ट्रांजिटिव इन्फेरेंस होता है यार एक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, वो समझ जाना, पियाजे की स्टेज की बात हो रही है। अब ठीक है, जितना हमने किया वो इनफ है। ऐसे तो अंतहीन चीजें, मैं तो 5 दिन में भी मैं पियाजे पढ़ाती हूँ नॉर्मल केस में, बैचेस में। और इस बार मैंने बहुत खींच के पढ़ाया, 1.5 घंटे की 2 क्लास ली, तब जाके 2 दिन में हो पाया, क्योंकि इस बार समय कम दिया था सीटेट ने। तो समय कम है, उसी हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। नो ब्रेक, ओनली स्टडी। हाँ यार, मैं चाय पीते पीते बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। कॉग्निटिव की अगर मैं बात करूं तो कॉग्निटिव मैच्योरिटी, जो मॉरल मैच्योरिटी होती है वो किस पे बेस्ड होती है, कॉग्निटिव मैच्योरिटी पे। ये बात आप ध्यान रखिएगा, कॉग्निटिव मैच्योरिटी पे बेस्ड होती है मॉरल मैच्योरिटी, यानी आपकी नैतिक जो परिपक्वता है वो 12 बजे तक खत्म करना है स्पीड में पकड़ के। अगर हम बात करें, क्योंकि क्रैश कोर्स या रिवीजन के जैसा है ये, अदरवाइज तो ये खत्म ना हो। अगर हम देखें नैतिक परिपक्वता की, नैतिक परिपक्वता की, तो नैतिक परिपक्वता क्या है, आपकी मॉरल मैच्योरिटी। आप जैसे 16 साल की उम्र में जैसा डिसीजन एक व्यक्ति लेता है, एक एडोलसेंस, एक किशोर या किशोरी लेता है, एक टीनेजर लेता है, वैसा वो 26 साल में नहीं लेगा, है ना। कोई मुझे ये कहे भाई 16 साल में क्या होता है, कई बार आप इलोप कर जाते हैं, आपने लिटरेचर में पढ़ा होगा कि भाई घर वाले नहीं माने, जबकि 16 साल की आपकी उम्र भी नहीं है शादी की, लेकिन आपको यार नहीं, मुझे तो इसी के साथ रहना है। या 18 साल में मान लो ऐसा हो गया, आपने कहा नहीं, आप नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, मैं जा रही हूं, घर छोड़ के चली गई। मतलब कोई भी, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूं। तो कोई भी व्यक्ति या दो क्या कहे, प्रेमी प्रेमिका, है ना, यानी कोई भी कपल है और वो उसको कोई पसंद आया और उनका हाँ ठीक है यार, उसने कहा कि ठीक है भाई तुम एक काम करो, घर वाले तो मानेंगे नहीं, छोड़ दो। 16 साल में, 17 साल में, 18 साल में हो सकता है डिसीजन ये व्यक्ति ले ले, लेकिन वही सेम व्यक्ति हो सकता है अगले 5 साल बाद ये रिग्रेट करे कि ये मैंने गलत किया। 18 साल और 28 साल की मैच्योरिटी, मॉरल मैच्योरिटी में अंतर हो सकता है, क्योंकि आपकी संज्ञानात्मक क्षमता बढ़ रही होती है। मतलब अब ये 18 और 16 से ज्यादा लागू होगा 14 या 12 और 18 पे, क्योंकि आपको पता है पियाजे की स्टेज के अकॉर्डिंग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के बाद जो फॉर्मल ऑपरेशनल है वहां पे और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में इस अंतर है ना, लॉजिक नहीं आया। मान लो 10 साल के बच्चे में अभी एब्स्ट्रैक्ट चिंतन ही नहीं आया अगर, तो वो कहां से एब्स्ट्रैक्ट चिंतन की बात करेगा, वो तो आज की सोचेगा ना, आज मजे कर लेता हूं कल देखेंगे, ठीक। तो ये 10 साल की उम्र में और 18 साल की उम्र में लॉजिक का भी अंतर है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का भी अंतर है, यानी कॉग्निटिव मैच्योरिटी, आपका दिमाग कितना डेवलप हुआ है उसके आधार पर आपकी मॉरल मैच्योरिटी भी विकसित होती है। तो कॉग्निटिव मैच्योरिटी पे बेस्ड होती है मॉरल मैच्योरिटी, आपका संज्ञान आपकी एज के अकॉर्डिंग। इसलिए इस एज को महत्व, मतलब स्टेज वाली थियरी है, स्टेज मैटर करती है, एज भी है, एज भी महत्वपूर्ण है, बट एज इस थियरी से पूछी नहीं जाती। तो कॉग्निटिव मैच्योरिटी पे मॉरल मैच्योरिटी बेस्ड होगी, कितना दिमाग आपका डेवलप हुआ है उस आधार पे आप मॉरल एक्शंस भी लेते हैं, आपका सही गलत भी आपके दिमाग के डेवलप, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी डेवलप हुई है उस हिसाब से आप सही और गलत के डिसीजन ले पाते हैं। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा, कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सेंसरी मोटर है जन्म से 2 वर्ष, इनकी 4 स्टेजेस हैं, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल सेंसरी मोटर है। देखो आज ही कोई बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहा था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कमेंट देखा था क्लास शुरू होने से पहले, कि किसी ने तो लिखा हुआ था कि ये असर्शन और रीजनिंग वाले में ना, ये वाले नंबर के क्वेश्चन में ये वाला ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। और फिर लिखा भी हुआ था क्योंकि प्री ऑपरेशनल स्टेज तो कितनी 6 से 11 होती है। अब बताओ, इतना बेसिक अगर आप गलत करोगे तो फिर सर पकड़ के बैठना पड़ेगा मुझे। मैंने कहा भाई कॉन्फिडेंस भी और गलत भी, बहुत अच्छा लगा हमें जान के। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, गलतियां सीखने का पार्ट है, लेकिन अब पेपर आपके सर पे है ना, तो ये चीजें सीरियस लेनी पड़ेंगी। तो 15 वर्ष तक ये कह रहे हैं मैक्सिमम डेवलपमेंट दिमाग का हो ही जा रहा है, संज्ञान का, कॉग्निशन का, जो भी काम दिमाग से हो रहा है पियाजे के अकॉर्डिंग। तो SPCF सेंसरी मोटर, जिसको इंद्रिय गामक कह रहे हैं, आप एक तरह से इन्फेंसी मान लो, जन्म से 2 वर्ष। प्री ऑपरेशनल जो है वो पूर्व संक्रियात्मक है, 2 से 7 वर्ष, जो दूसरी स्टेज है।
और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है 7 से 11 और फॉर्मल ऑपरेशनल है 11 से 15। ठीक है, आज मुंह धोने की फुर्सत नहीं मिली एग्जैक्टली। चलो भाई बहुत बढ़िया, 5 मिनट का ब्रेक। अभी नहीं, प्याज वाइगॉस की कोल्ड वर्क कर लो, ब्रेक बाद में। सेंसरी मोटर की अगर हम बात, 10 बजे लेंगे ब्रेक। अगर हम बात करें सेंसरी मोटर की, 2.5 घंटा हो जाएगा ना। सेंसरी मोटर की अगर हम बात करें, सिंपल है, ऑब्जेक्ट परमानेंस लैक भी इसी में करती है और अचीव भी इसी में हो जाती है, यानी वस्तु स्थायित्व का गुण और उसकी कमी दोनों इसी स्टेज में होती है। क्यों? क्योंकि शुरुआत के 8 महीने 12 महीने तक वस्तु स्थायी नहीं होती और फिर धीरे धीरे होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मेमोरी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा अपनी आंखों से, अपने हाथों से, अपने कानों से सोचता है, यानी अपने सेंसेस से सोचता है, तो वो यही स्टेज है सेंसरी मोटर। सेंसेस यानी 5 जो ज्ञानेंद्रियां हमारी, हम देखते हैं, सुनते हैं, टच, फील, सेंस, ये सब जो चीजें, मतलब स्मेल, सॉरी, टच, फील, स्मेल, ये जो हमारी सीइंग है, हियरिंग है, ये जो 5 टेस्ट है, ये जो 5 सेंसेस है हमारे, 5 सेंसेस प्लस मोटर एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज करके, मोटर जहां भी मतलब गति की बात हो रही है, तो सेंसेस प्लस मोटर एक्टिविटीज करके, यानी चल फिर के और अपने सेंसेस से बच्चा समझ बनाएगा दुनिया की। सेंसेस आर टीचर्स इन दिस पर्टिकुलर स्टेज, यानी इस स्टेज में बच्चे के जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो उसके लिए उसके शिक्षकों का काम करती है। जैसे शिक्षक आपको सिखाते हैं, वैसे ज्ञानेंद्रियां आपको क्या कर रही होती हैं? सिखाने का काम कर रही होती हैं। बच्चा हर चीज को छू के देखेगा, टच करेगा, सुनेगा, पकड़ के देखेगा, गर्म है तो अच्छा उसको समझ आ जाएगा, तो वो ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। सेंसेस प्लस मोटर एक्टिविटीज। ऑब्जेक्ट परमानेंस आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी दिमाग से, नजर से दूर तो दिमाग से दूर नहीं, ये नहीं होता। इसी स्टेज में इसकी कमी है शुरुआत में और इसी स्टेज में ये अचीव भी हो जाता है काफी हद तक। ठीक है ना, तो ये एक बेसिक सी बात है। और कई लोग ये भी मतलब मानते हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, मतलब मानते क्या, ऐसा होता ही है कि 2 साल के बाद भी ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस बस अब खत्म हो गया, आगे भी चलता रहेगा, मतलब और स्टेज में भी वो पक्का होता रहेगा। खैर वो अलग कहानी है, बट आपको सिंपल जानना है, पेपर में आया हुआ है। ऑब्जेक्ट परमानेंस की कमी, सेंसरी मोटर। ऑब्जेक्ट परमानेंस की, देखिए इतना ज्यादा जब आप पढ़ लेते हो ना, सालों साल से पढ़ा रहे होते हो, बहुत मुश्किल होता है एक छोटे सेशन में उस चीज को करा पाना, क्योंकि जब आपका ज्ञान कम होता है तो आप कम समय में करा सकते हो, लेकिन चीजें इतनी होती है ना जब अंतहीन, अगर एक शब्द ना लिखा हो तब भी यहाँ पता नहीं कितने घंटे तक सेशन तो ऐसे ही चलता रहेगा, देखिएगा। तो बहुत जरूरी है, ये मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि चीजों को स्क्वीज करना, कम समय में ज्यादा चीजें डालना। ठीक, अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट परमानेंस, देख लो अपनी तारीफ भी कर दी है ना, तारीफ करने का तरीका, अपनी तारीफ करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, बट ये सच है। मतलब मेरे को बहुत चैलेंजिंग फील हुआ है, क्योंकि पिछली बार भी आप देखें जब मैराथन मैंने पिछले साल कराई थी, 9 घंटे की मैराथन है, वो 3 अलग पार्ट्स में कराई है, इसीलिए क्योंकि डिटेल में चले जाते हैं फिर हम, बट डिटेल में जाना नहीं है। ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होता शुरुआत में। मतलब आप बच्चे को ऐसे कहेंगे ता, तो आप हाथ हटाते हैं, वो खुश हो जाता है, अरे मम्मी आ गई वापस, है ना। उसका खिलौना कहीं आपने छिपा दिया चादर के नीचे, वो ढूंढता नहीं है शुरुआत के कुछ महीने में, लेकिन 1 साल का होते होते वो ढूंढना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है उस चीज के लिए, यानी ऑब्जेक्ट उसके दिमाग में परमानेंट होता जा रहा है। दूसरी चीज है डेफर्ड इमिटेशन। डेफर्ड इमिटेशन है अनुकरण करना लेकिन विलंबित, यानी एक दिन मम्मी को देखा मेकअप करते हुए, अगले दिन कुछ नहीं, 3 दिन बाद बच्चे ने लिपस्टिक लगाई हुई थी आंखों पे और काजल लगाया हुआ था होठों पे, एकदम ताड़का बनके जो है डरावना सा दिख रहा था, तो डेफर्ड इमिटेशन है। भैया पापा को उसने शेव करते हुए देखा और कुछ दिन बाद उसने भी वही चीज रिपीट की, यानी दिमाग में वो रख लेता है मेमोरी की वजह से और बाद में रिपीट करता है। डेफर्ड इमिटेशन। 4 से 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन प्याजे से आए हुए हैं, इसलिए जरूरी है पढ़ना। अगर हम बात करें डेफर्ड इमिटेशन की, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, देखिए गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आगे भी जीवन में रहता है, ऐसा नहीं है कि इसके बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें आ गई तो रहेंगी तो सही ना। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर प्री ऑपरेशनल में भी रहेगा, लेकिन जो इसकी विशेषता है जिस स्टेज की, वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इसी की है, यानी उसके लिए दिशा निर्देशित व्यवहार। अगर बच्चे को दिख गया रखा हुआ, कुछ रखा हुआ है वहां टेबल पे, बॉटल रखी हुई है, खिलौना रखा हुआ है, कुछ भी रखा हुआ है, मिठाई रखी हुई है, अब वो जाएगा उसकी तरफ भागता हुआ, है ना। भागता हुआ मतलब नहीं भी चल सकता तो क्रॉल करके घिसट घिसट के चल के जाएगा, उसके लिए वो गोल है। तो गोल की डायरेक्शन में वो क्या करने लगता है, एक्टिविटी करने लगता है। उसके लिए गोल ये नहीं है यूपीएससी क्लियर करना है, टीचर बनना है इस साल, है ना। उसके लिए गोल है वो बॉटल रखे सामने, उस तक पहुंचना, देखना क्या है। तो ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जन्म से 2 वर्ष में ही आ जाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें, बाकी ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत है नहीं। प्री ऑपरेशनल स्टेज है 2 से 7 वर्ष, बहुत महत्वपूर्ण है, जरूरत से ज्यादा महत्वपूर्ण है, आंखों में हो गया दर्द। अगर हम बात करें प्री ऑपरेशनल में, सिंबॉलिक स्टेज है ये, बच्चा सिंबल्स के माध्यम से सीखने लगेगा। बता ही दिया था, सिमियोटिक फंक्शन लिखा हो चाहे पेपर में, सिमियोटिक फंक्शन, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है, ये प्रॉब्लम है अपने आप में एक। अच्छा, एक क्वेश्चन था मैंने आपको कराया था, उसको मैंने बाद में करेक्ट शायद नहीं कराया, जो डिसेंट्रेशन और ईगो सेंट्रिक वाला था कि दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पा रहा है तो वो ईगो सेंट्रिक थिंकिंग आप उसमें लगा सकते हो, वो बेहतर आंसर है। डिसेंट्रेशन उसका एक रीजन है, बट जो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो बड़ा कॉन्सेप्ट ईगो सेंट्रिज्म है। ईगो सेंट्रिज्म क्या है,
दूसरे के पक्ष को ना समझ पाना, अपने आप को सेंटर में रखना। उसको लगेगा पापा जी ऑफिस से आए, मैंने कहा था कार लाने को, अब पापा चाहे नौकरी से निकाल दिए गए हो बट बच्चे का ध्यान रहेगा कार क्यों नहीं लाए, वो इस बात पर रोएगा। यानी उसको अपनी फीलिंग्स, उसको जो कार्टून पसंद है वो सबको पसंद होना चाहिए, जैसा वो महसूस करता है किसी चीज के बारे में वैसा सब महसूस करें, ऐसा वो सोचता है। तो सिंबॉलिक या सिम्योटिक, ईगोसेंट्रिक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे बच्चा ईगोसेंट्रिक है, सिम्योटिक है, ये सब तो है ही। डिसेंटर करने में उसको प्रॉब्लम होती है, यानी विकेंद्रीकरण, यानी किसी चीज का एक इस्तेमाल हो सकता है, उसके दिमाग में यही चलता है कि अगर बर्तन लंबा है तो इसमें ज्यादा पानी आएगा चौड़े बर्तन से, क्योंकि उसका ध्यान नहीं है कि इसको चाहे इसमें डालूं चाहे इसमें डालूं। वो डिसेंटर नहीं कर पा रहा कि इसकी हाइट ज्यादा है लेकिन इसकी चौड़ाई कम है, तो सारे पहलू नहीं देख पाता। इसलिए लैक ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण की कमी होती है, ये बात भी हमें पता है। ठीक, एक और चीज है, इसको भी दो भागों में बांटते हैं बट मैं कराऊंगी नहीं, सीटेट में पूछा नहीं जाता, बेकार में आपके सर में दर्द होगा। एक इसमें होती है आपकी इंट्यूटिव स्टेज, दूसरी होती है सिंबॉलिक स्टेज। जरूरत नहीं है आपको, वो 2 से 4 और 4 से 7 दो भागों में होती है ये भी, बट लीव इट। अच्छा, यहां पे लॉजिक की कमी होती है, इंट्यूशन बेस्ड होती हैं चीजें, जिसको हम ट्रांसडक्टिव रीजनिंग कहते हैं ना, वो होती है। यानी बच्चा अनरिलेटेड इलॉजिकल थिंकिंग, एक तरह की ट्रांसडक्टिव रीजनिंग जो है कि उसका लॉजिक नहीं है कोई चीजों का। अच्छा, मेरी बॉल गोल है, चंदा मामा भी गोल है, तो चंदा मामा मेरी बॉल के जैसे हैं, कोई भी 2 अनरिलेटेड इवेंट्स को वो जोड़ देता है। इंट्यूटिवली उसके मन में बहुत चीजें आ रही होती हैं, दुनिया भर के सवाल पूछता है, रीजन सही नहीं होता, उनका तर्क नहीं होता उसके पास, लेकिन कुछ भी जो उसके मन में आ रहा है वो सीखता है, आसपास से बोलता है बहुत कुछ। तो इंट्यूटिव स्टेज भी है एक तरह से। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो लैक ऑफ कंजर्वेशन है। बस एक चीज इसमें अच्छी है कि सिंबॉलिक थॉट आ जाता है, बच्चा भाषा के माध्यम से, सिंबल्स के माध्यम से सीखना शुरू कर देगा, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। बाकी सारी इसकी कमियां ही हैं, चाहे वो डिसेंट्रेशन हो कि वो डिसेंटर नहीं कर पाता, सेंटर्ड है, सेंट्रेशन भी इसकी कमी है, लैक ऑफ कंजर्वेशन इसकी कमी है, क्लासिफिकेशन नहीं होता, सीरिएशन नहीं होता, ये सब कमियां हैं, लिमिटेशंस हैं, ठीक है ना। लेकिन सिंबॉलिक थॉट, सिंबल्स के थ्रू, भाषा के माध्यम से वो सीख रहा है, ये उसकी अच्छाई है, सिम्योटिक फंक्शन का आ जाना। अगर हम देखें यहाँ पे सेल्फ सेंटर्ड होना, ईगोसेंट्रिक होना भी प्रॉब्लम ही है, ठीक है ना। ये यहाँ पे किसका उदाहरण है, 2 ग्लास में बराबर पानी था, कोल्ड ड्रिंक थी, वॉटेवर, है ना, और एक ग्लास से पतले वाले ग्लास में डाला गया और बच्चे ने कहा पतले वाली ट्यूब में ज्यादा पानी है। उसको लगता है जिसकी हाइट ज्यादा है वो लंबा है। एनिमिज्म भी होता है यहाँ पे, सजीववाद। बच्चे को लगता है निर्जीव चीज भी सजीव है, यानी लिविंग और नॉन लिविंग में वो डिफरेंस नहीं कर पाता, ठीक है ना। लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस नहीं कर पाता, डिसेंटर नहीं कर पाता। सारी जो महिलाएं होती हैं वो उसको मम्मी नजर आती हैं, वो सबको मम्मी कहता है एक टाइम पे, ये वही वाली स्टेज है ना। तो एनिमिज्म की अगर हम बात करें, सजीववाद, सजीववाद में निर्जीव को सजीव, सजीव को निर्जीव, मतलब उल्टा तो नहीं करेगा बट निर्जीव चीज को भी, इस टेबल को भी, इस पेन को भी, अगर ये गिर गया उसे लगेगा चोट लगी है। जैसे कई लोगों को लगता है उनका फोन गिर जाए तो उनको लगता है हाय रे चोट लग गई बेचारे को, जैसे वो सच में फील कर पा रहा हो, ठीक। तो ये सजीववाद भी यहां पे होता है। दूसरा, आपको लगता है कि जो एक ही क्वालिटी पे फोकस है, डिसेंटर नहीं कर पा रहा बच्चा, वो ये नहीं देख पा रहा भाई बर्फ पानी बन सकती है, पानी बर्फ बन सकता है, रिवर्सिबल थिंकिंग उसकी नहीं हो पाती, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है जो हमें ध्यान में रखनी है। अगर कोई बच्चा ये कहे एक 10 रुपए के एक सिक्के के जो 10 सिक्के हैं वो ज्यादा हैं एक 10 रुपए के नोट से, इसका मतलब समझ जाओ वो बच्चा 2 से 6 वर्ष की अवस्था में है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में, प्री ऑपरेशनल में है। क्योंकि जैसे ही वो बड़ा होगा उसको समझ में आ जाएगा भाई पतले ट्यूब में डालो पानी को, चौड़े बर्तन में डालो बराबर ही रहेगा। यानी शेप और साइज के परिवर्तन से क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं आता। तीसरी स्टेज में आ जाते हैं फटाफट से, मैं रिवाइज करा रही हूं आपको। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में 3 चीजें आती हैं, CCS, है ना, CCS, ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी नहीं है, अगेन मैं सेम बात कहूंगी। कंजर्वेशन यानी संरक्षण। अब बच्चे को पता है शेप और साइज के चेंज होने से वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं आता, वॉल्यूम सेम रहता है। यानी कि उसको पता है कि आप एक बॉल को, जो क्ले मिट्टी की बॉल है, उसको आप एक सांप बना दो, चाहे उसको एक गोले में रखो, बात बराबर है, ये दोनों बराबर है। यानी आपने अगर शेप और साइज चेंज किया है ना, अगर आपने इस बॉटल से इस मग में पानी डाला है और वो बराबर पानी है तो वो बराबर ही रहेगा, वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं आएगा आकार और प्रकार के बदलने से। ये है कंजर्वेशन, संरक्षण का गुण, ठीक। अब वो डिसेंटर करने लगता है, ईगोसेंट्रिज्म जाने लगता है इस स्टेज में। अगर हम बात करें, लॉजिक आ जाता है। सबसे बड़ा जो इसकी महारत है वो है तर्क। इससे पहले तर्क नहीं था। ऑपरेशन का मतलब ही है इनकी थियोरी में, ऑपरेशनल का मतलब है लॉजिक। तो प्री ऑपरेशनल यानी लॉजिक से पहले की स्टेज 2 से 7। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल लॉजिक के बाद या लॉजिक के समय की स्टेज। लॉजिक भी कैसा, कॉन्क्रीट चीजों को लेकर, इंडक्टिव रीजनिंग, एग्जाम्पल टू रूल जाने वाली रीजनिंग, है ना, उदाहरण से नियम की ओर। तो कॉन्क्रीट क्या चीजें जिनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, वो उनके प्रति लॉजिक यहां पे आ जाएगा बच्चे में। और अगर मैं बात करूं उसको एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त चीजें क्या है, मृत्यु। तो एक 3 साल के बच्चे को अगर आप कहें डेथ के बारे में बताओ बेटा, अब उसको समझ ही नहीं आएगा डेथ भी कुछ चीज होती है, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट हो गया उसके लिए। तो अभी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं, कॉन्क्रीट थिंकिंग है बच्चे में, ठीक।
कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, चीजों को क्लासिफाई कर पाएगा कि भाई ये ट्राइंगल है, ये है, ये रेक्टेंगल है, तो अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पे विभाजित कर पाएगा, वर्गीकरण कर पाएगा। सीरिएशन है असेंडिंग और डिसेंडिंग, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, ऑर्डर में लगा पाएगा बच्चा। तो ये सारे पूछे जाते हैं, तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। बाकी चीजें तो बहुत हैं इसमें स्टेज में। कंजर्वेशन का एक उदाहरण ये हो सकता है, या डिसेंटर अगर आप कर पा रहे हैं कि एक जगह पे ये 6 बॉल्स हैं और इनको फैला दिया गया है, तब भी बात बराबर ही है। ये डिसेंटर कर पा रहा है बच्चा, विकेंद्रीकरण। सेंट्रेशन का मतलब क्या, सारा ध्यान एक ही चीज पे केंद्रित है कि जो ज्यादा दिख रहा है वो ज्यादा बड़ा है। ठीक, जब दोनों को बराबर मानने लगे, समझ जाओ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आ गई है। क्लासिफिकेशन की जब मैं बात करूं तो अलग अलग प्रॉपर्टीज के आधार पर चीजों को विभाजित करने लग जाएगा। ग्रीन के साथ ग्रीन, आयत के साथ आयत, या वर्ग के साथ वर्ग, यानी जो आपका ये क्या कहते हैं उसको, स्क्वायर के साथ स्क्वायर, रेक्टेंगल के साथ रेक्टेंगल, तो अलग अलग कैटेगरी में उसको विभाजित करना आ जाएगा। बाल क्यों खींच रहे हैं भाई। ठीक, अगर हम बात करें सीरिएशन की, तो सीरिएशन यानी सीरीज में लगाना, घटते से बढ़ते, बढ़ते से घटते। ये आपको पता है रिवर्सिबल थिंकिंग आ जाती है। जो रिवर्सिबल थिंकिंग वहां नहीं होती, 2 से 7 में इरिवर्सिबल थिंकिंग होती है। बच्चा रिवर्स नहीं कर पाता थिंकिंग को। अभी बताया था ना, बर्फ पानी बन सकती है, पानी बर्फ बन सकता है, रिवर्स नहीं कर पाएगा उसका दिमाग। स्कूल से घर जाना, घर से स्कूल आने में उसको दिक्कत होती है। 1 से 100 तक गिनती आसान लगेंगी, 100 से 1 तक में दिक्कत होती है। ये प्री ऑपरेशनल है। रिवर्स करने में, जैसे कई लोगों को गाड़ी भी सीखते हैं ना वो, तो रिवर्स में उनको दिक्कत रहती ही है ना। या रिवर्स थोड़ा सा हमें बात तक भी लगता है हल्का सा, जितना हम आगे की तरफ जाते हैं उससे रिवर्स थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो रिवर्सिबल थिंकिंग की जो मेन दिक्कत है वो 2 से 7 वर्ष में है। हिंदी भी यूज कीजिए, अच्छा कर लेंगे यार, आगे सारी हिंदी ही है। देखो एक बार, फॉर्मल ऑपरेशनल, इसको हम कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसको अलग से नहीं पढ़ रहा है, मैं यहीं पे चारों बता देती हूँ। मेरे को पहले चारों एक ही साथ बता देने चाहिए थे। देखो एक बार, समय बच जाता थोड़ा। देखिए, सेंसरी मोटर जन्म से 2 वर्ष। ठीक, इस पे मुझे लिखना पड़ेगा येलो कलर से। देखिए, जन्म से 2 वर्ष, आपको पता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, दिशा